हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7 जो कि आपके यूबीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? प्राच्यवित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एशिया की भाषा और संस्कृति का विद्वतापूर्ण ज्ञान रखने वालों को प्राच्यवित्त कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक प्राच्यविद्ध थे। तीसरा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्राच्यविद्ध का विरोध किया था। यहाँ पर बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। Consider the following statement with reference to the Orientalist. Those with a scholarly knowledge of language and culture of Asia were called the Orientalist. ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो एशिया के कल्चर लैंग्वेज को स्टडी करते थे मेनली। ऐसे ही एक टर्म होता है एंग्लिस्टिक। ये यहाँ पर जब हम एंग्लिस्टिक की बात करते हैं तो ये मेनली वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इनको स्टडी करने की बात करते हैं, इनको प्रमोट करने की बात करते हैं। विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक वेयर ओरिएंटलिस्ट, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अपोज द ओरिएंटलिस्ट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विलियम जोन्स द्वारा। और अगर विलियम जोन्स जो हैं वो ओरिएंटलिस्ट हैं तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ओरिएंटलिस्ट को अपोज क्यों करेगा? ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला दूसरा सही है। आंसर आपका सही क्या होगा? 1 और 2, मतलब बी इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था किसने? विलियम जोन्स ने, ये याद रखेगा। टू इनकरेज द ओरिएंटल स्टडीज, जो भारत का कल्चर है, जो भारत का ट्रेडिशन है, उसको स्टडी करने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें कि क्यों, देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो एजुकेशन सिस्टम को या एजुकेशन को क्यों भारत में इनकरेज करना चाहते थे, तो उसके पीछे कई रीज़न थे। पहला रीज़न तो यही था कि जैसे अगर आप देखोगे 1726 में मेयर कोर्ट स्टैब्लिश कर दी गई थी। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 1726 में मेयर कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया था कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में। ठीक है, इसी तरीके से जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो 1773 तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया था कोलकाता में, ये भी चीज़ आपको पता है। तो वेरियस कोर्ट इस्टेब्लिश की जा रही थी, वेरियस ऑफिसेज भी इस्टेब्लिश किए जा रहे थे और यहाँ पर क्लर्क की आवश्यकता थी। तो इन क्लर्क की पोजीशन पर किसको बिठाया जाए? ठीक है, ये एक क्वेश्चन होता था। तो हुआ कि ठीक है, कुछ इंडियंस को एजुकेट करते हैं और फिर उनको क्लर्क की पोजीशन पर बिठा देते हैं। जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के टॉप पोजीशन पर इंडियंस को नहीं बिठाएंगे लेकिन क्लर्कल ग्रेड पर इनको बिठा देंगे। इसी तरीके से जब कोर्ट आपके स्टैब्लिश हुए और कोर्ट के सामने जब कोई भी केस जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड था या हिंदू लॉ से रिलेटेड था वो जाता था तो उनको थोड़ी परेशानी होती थी। तो इस कंडीशन में भी उनको कुछ एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे जो कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को समझते हों। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भी उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। अगर आप देखोगे तो 1781 में कोलकाता मदरसा का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। कोलकाता मदरसा, ठीक है, कोलकाता मदरसा का एस्टैब्लिशमेंट 1781 में किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। इसका मेन पर्पस क्या था? मुस्लिम लॉ को स्टडी करना, मुस्लिम लॉ को स्टडी करना। ऐसे ही 1791 की अगर हम बात करें, 1791 में संस्कृत कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। कहाँ पर? बनारस में, जिसको कि आज हम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हिंदू जो लॉ थे, हिंदू फिलॉसफी को स्टडी करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था जोनाथन डंकन द्वारा। ये सारे प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है, जोनाथन डंकन द्वारा, ये याद रखिएगा।
इसी तरीके से हम देखें फोर्ट विलियम कॉलेज का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था। क्यों? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट इसलिए किया गया था कि वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके, सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग दी जा सके उनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, मेन पर्पस जब आप पढ़ोगे आधुनिक भारत में, तो जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को प्रमोट किया था उसके पीछे पहला रीज़न तो यही था कि वो क्लर्कियल ग्रेड पर चाहते थे कि इंडियंस बैठे, ठीक है, और वो संभाले जो छोटी छोटी जॉब्स हैं उनको वो संभाले, चलो इनको बिठाते हैं, क्योंकि आप इंडिया में ही आके रूल कर रहे हो तो आप कितने लोगों को अपने देश से लेके आओगे, तो यहीं के लोगों को तैयार कर रहे थे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, जब कोर्ट एस्टैब्लिश होने लगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी कि जो यूरोपियन जज वहाँ बैठता था वो पूरी तरीके से अनअवेयर था हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से। तो इसीलिए वेरियस कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कोलकाता मदरसा मुस्लिम लॉ को स्टडी करने के लिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई हिंदू लॉ को, हिंदू फिलॉसफी को स्टडी करने के लिए। तो ये रीजंस हो गए। आप देखोगे चार्टर एक्ट 1813 को अगर आप पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है। कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास जहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर आप चार्टर एक्ट 1813 आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार 1 लाख रुपए प्रपोज किए गए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत में, टू प्रमोट द एजुकेशन, ठीक है, टू प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम। पूछा जाता ना एग्जाम में, किस चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए देने की बात की गई एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, तो चार्टर एक्ट 1813 था। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मेंशन थी कि किस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रमोट की जाएगी। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय था। कुछ थिंकर्स जो थे, कुछ लोग जो थे, कुछ पर्सन्स जो थे, वो सपोर्ट करते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन प्रमोट होनी चाहिए, जो भाषा जहाँ की है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसी में एजुकेशन देना चाहिए, उसी में बच्चों को सिखाना पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो कि कहते थे नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपसे ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक की बात की, मैंने आपको बताया जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो भारत की थी, जो कल्चर था, उसको प्रमोट करने में बिलीव रखते थे। जो एंग्लिस्टिक थे वो क्या किसकी बात करते थे? वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करने की बात करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर 1813 में पूरी तरीके से मेंशन नहीं थी कि एजुकेशन को किस लैंग्वेज में प्रमोट किया जाएगा। फिर आगे आप लोग देखते हो कि अगर हम देखें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम आप लोग याद रखेंगे, जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन का बहुत बड़ा योगदान था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एजुकेशन को प्रमोट करने में। आईआईटी रुड़की का अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आईआईटी रुड़की का इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा श्रेय है, ये चीज़ याद रखिएगा। कहा जा सकता है आईआईटी रुड़की का इस्टेब्लिशमेंट ही इन्होंने किया था, जेम्स थॉमसन ने, ये भी चीज़ याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, जब आप वुड डिस्पैच की बात करते हैं, वुड डिस्पैच को तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन का। क्यों मैग्ना कार्टा बोला जाता है? क्योंकि पहली बार कोई बिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत में। ये याद रखिएगा क्लास कि ऐसा नहीं था कि जब वुड डिस्पैच आया तो पहली बार एजुकेशन पर फोकस किया गया। एजुकेशन पर तो पहले भी फोकस किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए प्रपोज कर दिया गया है। यहाँ पर बार बार एक बैटल चल रही है वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी, मतलब कॉलेजेस भी आपके इस्टेब्लिश किए गए थे, आपने देखा। लेकिन वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि पहली बार बिल पास हुआ था एजुकेशन के लिए, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसीलिए उसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि इसी के बाद यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी ना, कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अभी इतने पे रखते हैं, फिर अभी आपका वुड डिस्पैच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो नोट करते हुए चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। लेकिन जो भी सीक्वेंस आपको बता रही हूँ अगर वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा ना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ देखो, यह कथन कहने के लिए कौन जाना जाता है? अच्छा, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा क्लास, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यह कथन कहने के लिए कौन जाना जाता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरी
देशी साहित्य के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर सबसे पहले मैकाले का नाम दिया है, विलियम जोन्स का नाम दिया है, जेम्स मिल का नाम दिया है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक का नाम दिया है। तो अभी तो आपने देखा कि जब हमने बात किया विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक की, तो मैंने आपको बताया ये ओरिएंटलिस्ट हैं, ठीक है, मतलब ये इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को पढ़ने में बिलीव रखते हैं। ये चीज़ क्लियर है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब हमने बात की गई तो उसका फॉर्मेशन ही इसलिए किया गया था कि ओरिएंटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब भारत के कल्चर को, ट्रेडिशन को स्टडी करने के लिए। तो वो ये चीज़ कभी नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो मैकाले द्वारा दिया गया है, ठीक है, मैकाले द्वारा। मैकाले का मिनट आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की मैकाले ने बात की है। मैकाले क्या कहता है? मैकाले कहता है कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बिलीव रखता है और कहता है जो अपर क्लास है, अपर क्लास जो भारत की है, आप उनको पढ़ाओ, ठीक है, उनको एडुकेट करो, वो भी इंग्लिश में, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इनको दो, वेस्टर्न एजुकेशन इनको दो। और आप देखोगे धीमे धीमे ये जो क्लास है वो इस चीज़ को क्या करेगी? फिल्टर, इस तरीके से फिल्टर होकर ये लोअर क्लासेस में भी ये चीज़ पहुंच जाएगी। मैकाले कहता है एक ऐसी क्लास तैयार करो भारत में जो ब्लड से तो इंडियन हो, जो ब्लड से इंडियन हो, वो इंडियन हो, लेकिन उनके रहने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, घूमने का तरीका, बात करने का तरीका वो यूरोपियंस वाला हो जाए। तो वो उस क्लास को बनाने की बात करता है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में, और कहता है धीमे धीमे यही क्वालिटीज लोअर क्लासेस में भी फिल्टर होके पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैकाले जो है वो जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है या भारत की जो ट्रेडिशन, जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको क्रिटिसाइज करता है, ये याद रखेगा मैकाले। और कहता है अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो ये मैकाले द्वारा दिया गया है, और मैकाले का मिनट याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, ही सॉ इंडिया एज एन uncivilized country that need to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की गई है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, वेलेस्ली द्वारा की गई थी। क्या दिया गया है? उन्हें लंदन में निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। दूसरा है वे भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। तीसरा है वे विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। और आखिरी है भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि फोर्ट विलियम कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के लिए किया गया था। तो यहाँ पे वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिचर्ड वेलेस्ली ने स्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में 1800 में, ठीक है। Through this institution, he wanted to train British civilian for administrative purpose in India. ये याद रखिएगा, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. And this institution was formally dissolved by Lord Dalhousie in 1854. ठीक है, Dalhousie ने इसे डिसॉल्व कर दिया था 1854 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, ईस्ट इंडिया कॉलेज की अगर हम बात करें, इसका एस्टैब्लिशमेंट, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लो, इंग्लैंड में हुआ था 1806 में। इसका मेन पर्पस क्या था? टू एडुकेट एंड प्रिपेयर यंग ब्रिटिश रिक्रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। ये 1806 में इसको फाउंड किया गया था। ये याद रखिएगा क्लास, कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज़ में हो सकता है कभी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए एग्जामिनर द्वारा। जब हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो यहाँ पर ये इसका स्टैब्लिशमेंट 1800 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिटिश सिविलियन है उनको ट्रेनिंग देने के लिए,
और जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कॉलेज की, तो ईस्ट इंडिया कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही, रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए ही हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन इंग्लैंड है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी पेपर में जैसे दे दिया कि ईस्ट इंडिया कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, ठीक है, और एंड फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे ज़्यादातर लोग सही ही करोगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, एंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्ट के बीच विवाद किससे जुड़ा था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जब हम एंग्लिस्टिक की बात करेंगे और ओरिएंटलिस्ट की बात करेंगे तो वो एंग्लो लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। जो ओरिएंटलिस्ट हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, यहाँ पे इस प्रश्न को देखो, मैकाले के मिनट के बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताइए, फॉलोइंग मैकाले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? इसका आंसर आप लोग दीजिए तब तक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 1835, ये याद रखिएगा। देखिए 1835 में मैकॉले का मिनट आया, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, जिसमें डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की गई। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की गई थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा क्लास आपका बनाना चाहते थे, कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो ब्लड से तो इंडियन हो, लेकिन रहने सहने, खाने में, दिखने में, हर तरीके से, पूरी तरीके से यूरोपियन हो वो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि उस समय वाइसरॉय कौन था, तो आप विलियम बेंटिक बताएंगे। विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा। उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल बोलिएगा, गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वो विलियम बेंटिक था, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ ले। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, मैकाले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। द डिसीजन वाज टू मेक English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institution like the Kolkata Madrasa and Banaras Sanskrit College, जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, इनका मेन पर्पस क्या था? टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि कोलकाता मदरसा जो था, इट वॉज फाउंडेड टू स्टडी द मुस्लिम लॉ, ठीक है। और जब हम बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं तो हिंदू लॉ और फिलॉसफी को स्टडी करने के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी आपसे पूछा जाएगा संस्कृत कॉलेज का, तो जोनाथन डंकन का नाम याद रखिएगा। अब देखिए, वुड के 1854 के डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य बताया गया था। क्या शिक्षा का उद्देश्य बताया गया था? मूल भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, या पारंपरिक भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्कवाद का परिचय देना। तो बताइए यहाँ पर मेन एम क्या था? मेन एम क्या था 1854 के वुड डिस्पैच का? तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्लास। जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं, अच्छा पहले एक मिनट, पहले आपको ये बता दूँ, इसका आंसर बता दूँ, तब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार बिल को पास कराया गया था एजुकेशन से रिलेटेड। और वुड डिस्पैच में बोला गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, हायर क्लासेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एजुकेशन का माध्यम होगा वो क्या होगा? वो इंग्लिश होगा, ये याद रखिएगा, वो अंग्रेजी होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपका सही उत्तर? प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा,
सी आपका सही उत्तर है। लेकिन वुड डिस्पैच की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है, वुड डिस्पैच में बोला गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जा सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्यों मैग्ना कार्टा बोला गया, बता दिया मैंने। इट वॉज सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स, देखिए प्राइमरी स्कूल मस्ट एडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसी लैंग्वेज में जो प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाएगी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में वर्नाकुलर लैंग्वेज में। लेकिन हाई स्कूल की जब हम बात करते हैं तो एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और जब हम बात करेंगे कॉलेज लेवल के एजुकेशन की तो वहाँ पर जो माध्यम है वो अंग्रेजी ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। वुड डिस्पैच में 1854 में ये बातें कही गई थी और वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं भारत में। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है कि विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मद्रास और बॉम्बे में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने और सुधार का सुझाव देने के लिए एडम को नियुक्त किया था। उन्होंने शिक्षा की लचीली प्रणाली को शामिल करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, ही अपॉइंटेड was the Governor General of India and he appointed William Adam in 1835 to survey the state of education in Madras and Mumbai and suggest the reform. He suggested the need to incorporate flexible system of education. तो ये क्वेश्चन मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि विलियम एडम को अपॉइंट किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में, ठीक है। उन्होंने एक सर्वे किया था एजुकेशन पे, मद्रास और बॉम्बे में नहीं, ठीक है, यहाँ पर बंगाल और बिहार होना चाहिए, ये गलत है, बंगाल एंड बिहार, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। He suggested the need to incorporate flexible system of education. This statement is right. तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, ओनली बी इज द राइट आंसर। जो भी चीज़ आज क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लगा रहे हैं कि ब्रिटिश एरा में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस देखे गए या क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई या कौन कौन से आपके एक्ट हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया विलियम एडम को किसने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था 1835 में, एंड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार। ये चीज़ याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के संदर्भ में श्री अरबिंदो घोष के अनुसार इसका क्या लक्ष्य था। अरबिंदो घोष जी की जब हम बात करते हैं और नेशनल एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर उस कंटेक्स्ट में हमें आंसर को बताना है। रोजगार के अवसर पैदा करना, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, छात्रों में नैतिक चरित्र का निर्माण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो जब भी अरबिंदो घोष की बात आती है तो स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना मेन उद्देश्य था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित कथन ए और आर, मतलब कथन और कारण पर आपको विचार करना है और सही कोड को आपको टिक लगाना है। अभी कथन है अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, कारण कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। देखो, ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमने देखा था जब हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो वुड डिस्पैच, जिसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं भारत में, उसके थ्रू 3 यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। वुड डिस्पैच में बोला गया था जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इम्पार्ट किया जाएगा वर्नाकुलर लैंग्वेज में,
फिर हमने बात की थी कि जब हम हायर स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एंग्लो वर्नाकुलर का यूज़ किया जाएगा, मतलब इंग्लिश और वर्नाकुलर क्षेत्रीय भाषा दोनों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन एजर्शन जो है या रीज़न जो है वो एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा। तो बी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है क्लास? देखो, ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द passage of English Education Act 1835. The aim was that British wanted to establish their culture and domination with the spread of English language. ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एस्टैब्लिशमेंट की 3 प्रेसिडेंसी में, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की, तब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच की 1856 की। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो 1835 में आई है। जब हमने मैकाले मिनट की बात की है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिनका मेन पर्पस यही था कि ये जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो ट्रेडिशनल कल्चर और नॉलेज को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, उनको सप्रेस करो। ठीक है, इसीलिए संस्कृत कॉलेज, और मैंने आपको बताया ना, संस्कृत कॉलेज और जो मदरसा था उसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो मैकाले मिनट याद रखिएगा, मैकाले के समय 1835 और 1856 में वुड डिस्पैच के तहत 3 यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोलकाता मदरसा का भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, विलियम, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से गांव कैसे प्रभावित हुआ? ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से गांव कैसे प्रभावित हुआ? गांवों ने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी, ग्राम पंचायतों ने अपना अधिकार खो दिया। दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने कह दिया कि अगर आपको असली भारत को देखना है तो आप भारत की विलेजेस को विजिट करिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो उन्होंने जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, ठीक है, उसको क्या किया, ये लोग डिमोलिश करना शुरू कर दिया इन लोग ने। ठीक है, पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और अगर आज के सिनेरियो में आप देखोगे तो जीआई टैग दिया जा रहा है। यूपी में देखोगे ओडीओपी की बात की जा रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की जा रही है। मेनली क्यों, जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, अगर हम ओडीओपी की बात करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है ना, उनको और सक्षम बनाने की, कि उनको कहीं अपनी जगह से अपनी जो अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन जो है, जो उनकी जो एक पेक्युलरिटी है अगर हम कहें, उसको उन्हें नहीं छोड़कर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने सक्षम बन जाओ। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स में क्या था, यूरोप में आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। ठीक है, औद्योगिकरण हो गया था, तो वो यहाँ से भारत के जो रॉ मटेरियल्स थे उसको ले जाते थे यूरोप में, वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, प्रोसेस करते थे, और जो फाइनल गुड्स था उसको भारत में ही लाके बेचते थे। आप खुद सोचो कि हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को वो ले जाते थे यूरोप, वहाँ पे इंडस्ट्री थी, वहाँ पे प्रोसेस करते थे, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता था उसको भारत में ही लाके बेचते थे। तो भारत जो थी, जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज थी, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब आप देखते हो 1905 में हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बोला जाता है ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट करो। ये जो हमने इनको मार्केट प्रोवाइड किया है ना अपने गुड्स को सेल करने के लिए, ये मार्केट उनको मत दो। स्वदेशी की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश गुड को जलाने की बात करते हैं। बोला जाता है ना कि ये जो मार्केट, और ये क्या करे, हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दे रहे हैं। तो इसलिए चरखे की यूज़ की जाती है, बोला जाता है ना चरखे का, खादी का प्रयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भी बहुत सी चीज़ें थी। जब गाँव की हम बात करते तो आपको पता है कृषि प्रधान देश था भारत हमारा, तो कृषि प्रधान देश में ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर थे। अब जब यहाँ पर ये लोग इतना रेवेन्यू टैक्स लगा देते थे तो बेचारे किसान को खाने के लिए, खुद के खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। ज़्यादातर जो भी उपज होती थी या जो भी बेनिफिट उनको होता था वो टैक्स देने में ही ख़त्म हो जाता था। तो पूरी तरीके से जो विलेज की इकॉनमी थी उसको उन्होंने क्रश कर दिया था। ठीक है,
और आपको पता है कि जो विलेज के पंचायत थे उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल सके। लेकिन धीमे धीमे कई मूवमेंट्स हुए जिसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और हमने फिर जब रिपेन की बात करते हैं तो रिपेन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चल आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम था, क्या था देखते हैं। भारतीय हस्तलिपि के निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हमारी हैंडीक्राफ्ट था उसको पूरी तरीके से इन्होंने डिमोलिश कर दिया था। ठीक है, पूरी तरीके से क्रश कर दिया था आप कह सकते हैं। अगर भारत अपने कोई भी प्रोडक्ट विदेश में भेजकर उसको क्या करना चाहे, सेल करना चाहे, तो उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगा दो, ड्यूटी लगा दो कि बाहर कोई उसको खरीद ही ना पाए। तो ये तो एकदम गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या दिया गया, विच इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आप देखिए, जब हम बात करते हैं नील खेती की, ठीक है, नील खेती आंदोलन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो किसान थे बिहार के, चंपारण की जब हम बात करते हैं तो चंपारण के जो किसान थे उनको फोर्सफुली, मतलब बाद में देखा गया कि उनको फोर्सफुली नील की खेती कराई जा रही थी। और नील की खेती से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में अब डाई आ गई थी, तो डाई कहीं ना कहीं नील को रिप्लेस कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेचारे किसान जो थे, जो अपने जो वहाँ के जो क्रॉप थे उसको बोने की जगह उनसे नील की खेती कराई जा रही थी। ये सब अगर आप पढ़ेंगे एक एक चीज़, तो चंपारण मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी पूरे उसमें सीक्वेंस में, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। लेकिन याद रखिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर वॉज द रिजल्ट। अगर आप देखें तो इंडिगो की खेती, कॉफ़ी की खेती, चाय की बागानी, ठीक है, कॉटन, जूट, शुगर के वेयर इंट्रोड्यूस। ठीक है, मेनली ये सब क्रॉप्स लगाए जाते थे जिससे जो ट्रेडर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। ये चीज़ क्लियर है। आगे देखें, अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। भारतीय नील की मांग बढ़ाने वाले मुख्य कारण क्यों थे? अच्छा, ब्रिटिश प्रमोट द इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। व्हाट वेर द मेन रीजन दैट रेज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो? नील से गहरा नीला रंग निकलता था। इंग्लैंड में कपास उद्योग का विस्तार। देखो क्लास, यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आप मेरी बात सुनना। अभी मैंने आपको बताया चंपारण के बारे में, चंपारण की घटना के बारे में आपके हिस्ट्री में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जब आए तो उनको चंपारण चलने के लिए किसने उनसे अनुरोध किया कि आप चंपारण चलिए। चंपारण में जो किसान हैं वो बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी से कहा चंपारण चलने को। बाद में वहाँ पे था कि जो चंपारण के किसान थे उनसे ज़बरदस्ती उनके खेतों में नील की खेती कराई जा रही थी। ठीक है, और उससे उन्हें बेनिफिट भी नहीं हो रहा था, लॉस में जा रहा था। क्यों लॉस में जा रहा था? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में अब इस समय नील की जगह डाई की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसका जो कलर था वो ज़्यादा पक्का रहता था, काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करता था, प्रॉफिटेबल भी था। तो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मास प्रोडक्शन तो हो रहा है, डाई से ज़्यादा बेटर कलर मिल रहा है, ये सब रीजंस थे। इसी वजह से नील की डिमांड, जो भारत में जो नील का प्रोडक्शन था उसकी जो डिमांड थी वो घटने लगी। अब जो ब्रिटिशर्स थे जब वो लॉस में जाने लगे तो वो इस लॉस की भी भरपाई किससे करें? किसानों से करें। वो किसानों से कहते हैं कि अगर नील की खेती करना बंद करना है तो उसके लिए भी तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। अपने क्रॉप को उगाने के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। 3 कटिया सिस्टम बोला जाता ना, 3 कटिया सिस्टम था। 3 कटिया सिस्टम, 3/20। तो मतलब आप एक हिस्से में क्या करोगे? आप नील की खेती करोगे, दूसरे हिस्से में जो क्रॉप आप उगाना चाहते हो। लेकिन अब किसान कह रहे थे जब डिमांड खत्म हो गई तो हमें हमारे ही क्रॉप को उगाने दीजिए। तो उसके लिए भी भाई आपको क्या करना पड़ता? जो भी ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनको पैसे देने पड़ते। तो इस तरीके से शोषण होता रहा, बहुत समय तक होता रहा। तो ये पूछा गया है इस प्रश्न में, तो पूछा गया है कि इंडिगो कल्टीवेशन को भारत में प्रमोट क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। ठीक है, इंडिगो, अभी भी आप इंडिगो कलर बालों में लगाते होगे। एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो डाई का मतलब उस समय ब्लू कलर के लिए इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा उसका कल्टीवेशन होता था। सी आपका सही उत्तर है। ये एक आसान प्रश्न था।
अगला देखिए, भारतीय कुटीर और हस्तशिल्प क्षेत्र के पतन में किस कारक ने योगदान दिया था? The factor contributed in the decline of Indian cottage and handicraft sectors. ब्रिटिश क्षेत्रों में रियासतों का धीरे धीरे विघटन, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन द ब्रिटिश टेरिटरी। पढ़िए क्लासेस को। ब्रिटिश अधिकारी कारीगरों को संरक्षण नहीं देते थे। तीसरा है, ब्रिटेन ने कई तरह के भारतीय उत्पादों के प्रवेश को प्रतिबंध लगा दिया था। और चौथा आपको दिया गया है, भारतीय उत्पाद अंग्रेजों के सस्ते उत्पाद का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे ही जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश टेरिटरीज कहा जा सकता है, ब्रिटिश क्षेत्रों में रियासतों का धीरे धीरे विघटन एक कारण था कि जो भारतीय कुटीर और हस्तलिपि क्षेत्र था वो वहाँ का कमज़ोर होता जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारी कारीगरों को संरक्षण नहीं देते थे, एकदम सही है। वो तो चाहते थे कि जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है भारत की, उसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाए। ठीक है, आप देखते ही हुए मैकाले जो है वो कहता है तुम लोग तो अनसिविलाइज्ड हो, तुमको तो रहने खाने पीने का तरीका ही नहीं पता है। ठीक है, आपको यूरोपियन से सीखना चाहिए। तो आपकी यहाँ की जो कुटीर इंडस्ट्रीज है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, उसका भी कोई महत्व नहीं है, सब करो। और आपको पता है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है, तो जो प्रोडक्शन है वो मास में हो रहा है। तो जब कहीं पर भी मास में प्रोडक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके सस्ते भी होते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप देखो आज मार्केट में जाओ तो आप किसी मॉल से एक कपड़ा खरीदने जाओ और कोई खादी का कपड़ा खरीदो तो आपको जो खादी का कपड़ा है ना वो महंगा मिलेगा। इसीलिए खादी जो है वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत महंगी महंगी। अगर आप गांधी आश्रम चले जाओ तो 20,000 30,000 की साड़ियाँ आपको दिखाएंगे, तो लोगों को लगेगा ना कि ये इतने एक्सपेंसिव है, तो 30,000 की साड़ी हर कोई नहीं वेयर कर सकता है, तो चले किसी नॉर्मल से शॉप से हम 2-3 हज़ार की साड़ी लेके चलेगा। ठीक है, तो सोचो उस समय जब हम बात करते हैं चरखे की और उसकी, तो उस समय उन जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे तो उनकी वैल्यूज़ भी ज़्यादा हुआ करती थी। और जब हम यूरोपियन प्रोडक्ट्स की बात करते थे तो मास प्रोडक्शन की वजह से जो वैल्यूज़ थी वो भी आपकी कम थी। और बहुत सी चीज़ें थी यार कि वहाँ से जब प्रोडक्ट आते थे, यहाँ का रॉ मटेरियल ले जाके प्रोसेस करके वहाँ के प्रोडक्ट पे कम ड्यूटी लगा के भारत में मार्केट में बेच देते थे। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते थे कहीं जगह दूसरी जगह तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा कर उसको महंगा कर देते थे। ब्रिटेन ने कई तरह के भारतीय उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया था, ये भी एक कारण था। भारतीय उत्पाद अंग्रेजों के सस्ते उत्पादों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, ये भी रीज़न था। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ जब बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। आगे देखिए इस प्रश्न को, भारत में अंग्रेजों की वाणिज्य नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? What were the main characteristic of commercial policy of British in India? इसने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। इसने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व का उपयोग किया था। मजदूरों को कम वेतन पर कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया था और इंग्लैंड में हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? अभी हम बता रहे हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो भारत के थे उसको ख़त्म करने का प्रयास किया था। भारत के जो प्रोडक्ट को यहाँ से इंग्लैंड भेजा जाता था, या तो उस पर रोक लगा दी जाती थी या तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था कि वो महंगा हो जाता था, जिसकी वजह से वो यूरोपियन मार्केट में आपका सेल नहीं होता था। तो ये जो लाइन दी गई है हैंडी प्रोडक्ट्स वे प्रमोटेड इन इंग्लैंड, ये तो गलत है ना, ये मानोगे कि ये गलत है? अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लैंड में हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है? तो चौथा देखो, चौथा यहीं पर है खाली। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, अभी भी हमें 1, 2 और 3 को देखना है। इट एक्वायर्ड मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आप देखते हो अगर हम देखें तो 1813 में धीमे धीमे मोनोपोली ख़त्म करने की बात की गई। जब चार्टर एक्ट 1813 की आप बात करते हो, देखो चार्टर एक्ट 1813 की जब हम बात करते हैं तो ये जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था,
ठीक है, इसको ख़त्म किया गया था। लेकिन अभी भी जो मोनोपोली थी वो टी ट्रेडिंग में और चाइना के साथ कंटिन्यू थी। अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था चाय में ट्रेड करने का और चाइना के साथ ट्रेड करने का, वो 1813 तक बना हुआ था। ठीक है, 1833 में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जो मोनोपोली थी ना उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ये एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो इट एक्वायर्ड द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, हाँ ये सही है, काफ़ी लंबे समय तक इनके पास एकाधिकार था, तो ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद इट यूटिलाइज द रेवेन्यू टू फाइनेंस इट्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, ये भी सही है। ठीक है, इसने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व का उपयोग किया था। मजदूरों को कम वेतन देने पर कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1, 2, 3 होगा। ये चीज़ क्लियर है ना क्लास? तो 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर है। इन्होंने कभी भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट नहीं किया था, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ये भी सही है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडियन कंपनी, वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही भारत में आई थी। ठीक है, लेकिन बाद में धीमे धीमे क्या करने लगी, ये भारत पर शासन करने लगी। अब याद करो, जब ये आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की जब आपकी फर्स्ट रिवॉल्ट होती है, उसके बाद 1858 में जो क्वींस डिक्लेरेशन होता है, उसमें क्वीन क्या कहती हैं कि भाई अभी तक तो आपका शोषण ईस्ट इंडियन कंपनी कर रही थी। ठीक है, अभी तक हमने आपका शोषण नहीं किया, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी। आज से आप सब जो हैं वो क्वींस के अंडर, मतलब वो क्राउन के अंडर आते हैं। ब्रिटिश सोवर्निटी की बात करती हैं। और ये जो फर्स्ट वॉर हुआ है ये भी ईस्ट इंडियन कंपनी की देन है, इसमें हमारा नहीं। हम तो आप हमारे यहाँ से सिटीजन हैं, आपको किस चीज़ की परेशानी होगी। तो आप देखते हो स्टार्टिंग के जो मॉडरेट्स हैं, जो नरम दल के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं प्रेयर पिटीशन में, रिक्वेस्ट करने पे। उनको लगता है, जो नरम दल के नेता हैं उनको यही लगता है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट क्राउन तक पहुंच गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक अगर हमारी बात चली गई, तो हम उनके ही बच्चे हैं, तो वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन धीमे धीमे 1905 जब बंगाल का विभाजन होता है, तो गरम दल के नेता सामने आते हैं, रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि चाहे ईस्ट इंडियन कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश सॉवर्निटी हो, क्वीन का रूल हो, एक्सप्लॉयटेशन तो भारतीयों का हो ही रहा है। और एक्सप्लॉयटेशन भारतीयों का अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं किया जा रहा। तो बार बार कुछ लालच देके चीज़ों को टालने का प्रयास किया जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं था? Which of the following was not the result of British colonial rule in India? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इंडियन एग्रीकल्चर की बर्बादी, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग की बर्बादी, भारतीय व्यापार की बर्बादी और भारतीय सामंतवाद की बर्बादी। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ए, बी, सी, डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बंगाल में 18वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात पर अच्छा टैरिफ दरें, ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दरें और कारीगर की अनुपलब्धता। बताइए, डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्राफ्टमैन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि जब भी हम बात करते हैं तो ये एक हाई टैरिफ लगाते थे, जिसके वजह से, उच्च टैरिफ की वजह से जो गुड होता था, जो प्रोडक्ट होता था, वो ज़्यादा महंगा हो जाता था। अब ऑफकोर्स सी बात है कि महंगे प्रोडक्ट को कोई भी खरीदने से थोड़ा कतराएगा। ठीक है, वो सोचेगा कि चलो जब यही काम है तो थोड़ा सा सस्ते में काम निपटा ले। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहाज निर्माण उद्योग ने प्रसिद्धि अर्जित की थी। जहाज निर्माण के मुख्य यार्ड कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो बताइए कहाँ पर स्थापित किए गए थे? गोवा, सूरत, लखनऊ, हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर गोवा और सूरत आपका सही उत्तर होगा।
अगर शिप बिल्डिंग यार्ड, शिप यार्ड आपका लखनऊ में होता तो सुना जरूर होता आप लोग ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 और 2 होगा। ठीक है, चलो, ब्रिटिश काल के दौरान मलमल सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं में से एक थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मलमल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, आपको बताना है। मलमल भी भारत से क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो मलमल के लिए भारत फेमस था। और अगर हम पूछे कि यहाँ पर मलमल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा मसलिन मलमल की बात की जा रही है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कमोडिटीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मसलिन इन इंडिया, ढाका, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है ढाका, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ढाका वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मसलिन in India. The word muslin was used to refer all finely woven textile. It was one of the most important trading commodities during the British period. The Dutch made their first factory in 1663, British in 1699, French in 1682. इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, हो सकता है कभी पूछ ले। Muslin business expanded. Many European companies established their factories in Dhaka. The Dutch made their first factory in 1663, British in 1699 and French in 1682. जैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही आएगा अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया गया कि मसलिन की फर्स्ट इंडस्ट्री अगर हम बात करें किसके किसके द्वारा कब कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो लेकिन तब भी नोट कर लो इसको। चलो, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर कोर्स आपको दिया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर किया जाएगा। मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा क्लास। ठीक है, तो प्रीलिम्स के साथ साथ अगर आपको मेंस के भी कोर्स को अपना कवर करना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस इंटीग्रेटेड कोर्स को। यहाँ पर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्सेज को यूज़ किया गया है नोट्स को प्रोवाइड करने के लिए। जो नोट्स होंगी बायलिंगुअल होंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ हम देखें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको दिया जाएगा जो कि आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। एक्सपीरियंस टीचर, पर्सनल इंटरेक्शन एंड डाउट सेशंस होंगे जहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, आंसर्स किस तरीके से लिखना है मेंस में ये भी आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट आपका होगा टेलीग्राम ग्रुप पे प्रीलिम्स के लिए। जो कोर्स वैलिडिटी है वो 18 मंथ की है। और मैं बता दूँ, रिवॉर्ड फॉर द स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए करेंगे उनकी जो पूरी फीस है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस कोर्स से अगर रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बेटर है कि आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस नंबर पर। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी परेशानी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अंत में जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि खुद पर भरोसा रखो, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों को पार करना ही जीवन कहलाता है। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, खूब अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइए। पूरी डिकोड एग्ज़ाम की टीम आपके सहयोग के लिए है, कहीं पर भी परेशानी होती है हमें बताइएगा। धन्यवाद।